Hello and welcome to Sabdudhwani channel where I bring you हिंदी लिटरेचर रिलेटेड मटेरियल। नमस्कार, शब्दध्वनि चैनल में आपका स्वागत है जिसमें आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी सामग्री प्राप्त होती है। आज का एपिसोड हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना साहित्य और नंबर 2 का कारोबार पर आधारित है। आप सोचेंगे कि आज मैंने साहित्य और नंबर 2 का कारोबार क्यों चुनी। इसके भी कई रीज़न हैं। पहला कि हम अपने चारों ओर इस प्रकार के काम देखते हैं, यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। मैं भी सांस्कृतिक क्रांति के दौर से गुजर लिया। झीन झपट में संस्कृति को आखिर स्वीकार लिया। पहले अपना कमाया पैसा भी अपना नहीं लगता था, अब सिर्फ दूसरों का खाया पैसा ही अपना कमाया लगता है। सारे मूल्यों में क्रांति हो गई। पहले समारोह में फूलमाला पहनते खुशी होती थी, अब वह गर्दन में लटका फालतू बोझ मालूम होती है। सांस्कृतिक क्रांति ने फूलों की सुगंध छीन ली है। यहाँ सांस्कृतिक क्रांति से तात्पर्य छीना झपटी की क्रांति से है। और मैं माला पहनते हुए हिसाब लगाता रहता हूँ कि अगर हर फूल की जगह नोट होता तो इस वक्त कितने रुपए मेरे गले में लिपटे होते। मैं माला से उस लिफाफे की रकम का अंदाज़ा लगाता रहता हूँ जो बाद में दिया जाएगा। मुझे गुलाब की माला पहनाओ, चाहे गेंदे की, चाहे भटकटैया की। भटकटैया एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें नुकीले फल उगते हैं। सब एक हैं। फूल की पंखुड़ी सिक्के का एहसास देती है। बीच में मूल्यों का विघटन हो गया था, अब वे सिक्के से जुड़ गए हैं। अपना मूल्यहीनता का युग समाप्त। जिनका चल रहा है वे इस पुरानी बीमारी का इलाज कराएं। साहित्य में अच्छे अच्छे अनुभवी हकीम मौजूद है। मेरा इलाज साहित्य के बाहर हकीम ने किया है, एक व्यवसायी मित्र ने किया है। उसकी नई हवेली बनी देख कर मैंने कहा, बड़ी कमाई हो रही है। उसने कहा, सब नंबर 2 का पैसा है। मैं नंबर 2 नहीं समझा। उसकी आदत कूटाक्षरों में बोलने की है। बढ़िया भारतीय नामों को वह अंग्रेजी के अक्षरों से बिगाड़ देता है। शैलेंद्र कुमार को एसके कहता है और भुवन मोहिनी को मिस बीएम, और उसका बस चले तो भगवान श्री कृष्ण को एसके यादव कहे और भगवान रामचंद्र को आरसी रघुवंशी। कहाँ जा रहे हो बंधु? जरा एसके यादव के मंदिर जा रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, यह नंबर 2 का कारोबार क्या होता है? उसने मुझे धिक्कारा। तुम क्या इस देश में नहीं रहते या सभ्य समाज को छोड़कर आदिवासियों में रहने लगे हो? अरे, नंबर 2 तो राष्ट्रगीत की तरह लोकप्रिय है, मगर तुम नहीं जानते। तुम्हारे इस अज्ञान को मातृभूमि कभी माफ़ नहीं करेगी। उसने मुझे नंबर 2 का कारोबार समझाया। पाठक भी अगर मेरी तरह अज्ञानी हैं तो किसी भी व्यवसायी से पूछ लो, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। मेरे उस मित्र से के यहाँ लक्ष्मी पूजन समारोह होता था। मुझे भी कार्ड आता था। 2-3 सालों से कार्ड नहीं आ रहा है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, पहले नंबर 1 की लक्ष्मी की पूजा खुलेआम करता था, अब गुप्त रूप से नंबर 2 की लक्ष्मी की पूजा करता हूँ। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम कब तक नंबर 1 का काम करते रहोगे? तुम्हारे साहित्य में क्या नंबर 2 का काम नहीं होता? शाम को मैं घुटने टेक, हाथ जोड़, आंखें बंद कर बैठा और प्रार्थना की, हे नंबर 2 की लक्ष्मी, मुझे राह बता। तू सबको 2 की प्रेरणा देती है, नंबर 2 की प्रेरणा देती है। मेरे चारों तरफ नंबर 2 हो रहा है। एक तरह से गोली चलती है और दूसरी तरफ से नापाम बम की परिभाषा वीडियो के अंत में बताई गई है, कृपया ज़रूर देखें। आबादी पर फेंक दिया जाता है। युद्ध में नंबर 2 हो रहा है। आदमी एक पार्टी के टिकट पर विधायक बनता है और फिर जिस पार्टी की सरकार बनने वाली होती है उसी में चला जाता है। राजनीति का नंबर 2। भक्त मंदिर निर्माण के लिए चंदा करता है और उसमें से अपना गुसल खाना भी बनवा लेता है। धर्म का नंबर 2। लड़का प्रेम करके लड़की से आदर्श विवाह कर लेता है और अपने बाप को उसके बाप के पास दहेज मांगने भेज देता है। प्रेम का नंबर 2। प्रार्थना फलवती हुई। मेरी मेधा शब्द की अर्थ भी वीडियो के अंत में बताया गया है। मेरी मेधा तीव्र हुई है।
और मुझे याद आया एक कभी सम्मेलनों में बिना रजाई पहुंच जाते थे। वहाँ संयोजकों से कहते थे रास्ते में बिस्तर चोरी चला गया, वे कहते हम अपने घर की रजाई उड़ा देंगे, तो कभी कहते नहीं मैं किसी की ओढ़ी हुई रजाई नहीं ओढ़ता। ठंड से कभी की प्राण रक्षा के लिए वे लोग नई रजाई लाते और कभी एक रात उसे ओढ़कर घर ले आते। परिवार के लिए वे रजाइयाँ ले आते। आगे चलकर उन्होंने कविता छोड़कर रजाइयों की दुकान कर ली। नाम रखा कविता रजाई भंडार। उक्त कवि को मैंने गुरु माना और पहले ही मौके पर 2 नंबर का काम कर डाला। एक जगह साहित्य सम्मेलन भरा था। स्वागत मंत्री ने मुझसे कहा था कि आप साहित्य परिषद में अवश्य भाषण दें, हम आपको किराया 100 रुपये देंगे। मायाराम की कार में एक तरफ का पेट्रोल भराकर हम पहुंच गए। निवास भोजन का प्रबंध संयोजकों ने किया था। खुफिया विभाग का एक आदमी पहचान का था, उससे चंदे की स्थिति का पता लगाया। काफ़ी हुआ था। भोजन पर बैठे तो खाना अच्छा नहीं था। मायाराम ने कहा ये लोग अपने पर 2 नंबर करने का इरादा रखते हैं, इसके लिए कि वे हम पर करें, हमें उन पर नंबर 2 कर देना चाहिए। मैंने पूछा इस वक्त क्या ढंग होगा 2 नंबर का? उन्होंने कहा गुस्सा करने का क्षण उपस्थित है, और वे थाली फेंक कर खड़े हो गए, चिल्लाए हम लोगों को क्या जानवर समझ रखा है? यह कचरा खाएंगे हम? इतना चंदा और ग्रांट मिले हैं और इंतजाम यह है। हम 4 मित्र बिना खाए कमरे में आ गए। हम टेढ़े के रूप में बदनाम हैं ही, वहाँ भाग दौड़ मच गई। मंत्री जी आए और कमरे पर ही हमें दोनों बार अलग से बना हुआ अच्छा खाना स्टेनलेस की थालियों में भेजा जाने लगा। समस्या खाने की उतनी नहीं थी, मुख्य समस्या 100 रुपयों की थी। अफवाह उड़ रही थी कि वे लोग नंबर 2 करने वाले हैं। मायाराम ने कहा खाने के लिए 2 नंबर मैंने किया, अब रुपयों के लिए तुम करो। मैंने मन में प्रार्थना की, प्रभु तुम्हें याद होगा मैंने प्राथमिक शाला में आपकी प्रार्थना की थी। मैंने तब कहा था हम सब बालक हैं नादान, मैं अभी भी वैसा ही हूँ प्रभु, मैं एक उदीयमान 2 नंबरी हूँ। तू मेरी प्रतिभा को जागृत कर। इस वक्त साहित्य रचना से ज़्यादा नंबर 2 के लिए प्रतिभा की ज़रूरत है। प्रतिभा सचमुच जागी। भाषण के लिए जब मेरा नाम पुकारा सो मैंने माइक हाथ में लेकर कहा मेरी तबीयत रात से खराब है। मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर मजबूरन इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बोलूँगा नहीं तो ये लोग मुझे 150 वादे के मुताबिक नहीं देंगे। परंतु हमने पहले देखा कि 100 रुपये का वादा हुआ था। लोग हंसे, फिर गंभीर हुए, संयोजक परेशान हुए। राजनीति में जिसे सीधे जनता के पास जाना कहते हैं वही मैंने कर दिया। सीधे जनता के पास जाना भी एक प्रकार का नंबर 2 हो सकता है। नंबर 2 चला गया। मंत्री महोदय शाम को मेरे पैसे दे गए। सुना वे कई दूसरे लोगों को ना दिए रात की गाड़ी से बाहर चले गए। सफलता से मैं प्रोत्साहित हुआ। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन सड़क पर मुझे देखकर लोग कहेंगे वह 2 नंबरी जा रहा है। मेरा एक नैतिकतावादी मित्र कहता है पैसे के मामले में आदमी को साफ होना चाहिए। मैं कहता हूँ यह संभव नहीं है। सागर मंथन क्या अकेले देवों ने किया था? एक तरफ से दानव भी तो खींच रहे थे। आखिर दानवों के सहयोग से ही तो लक्ष्मी जी निकली थीं। तब धन के मामले मन में क्यों नहीं आएंगे? मैं ऐसे कोरे नैतिकतावादियों के बहकावे में नहीं आ सकता। मैं बराबर नंबर 2 की तरकीबें खोजता रहता हूँ। एक समारोह में गया, रात को समारोह था और मैं होटल में मन को एकाग्र करके नंबर 2 करने की तरकीब सोच रहा था। मुझे क्या पता कि उसी वक्त आयोजक की मेधा भी इसी काम में लगी थी। तीसरे पहर आयोजन समिति के सदस्य आए, बड़े व्यस्त। उनके हाथ में चंदे की रसीद बही थी। थोड़ी देर बाद बोले क्षमा कीजिए, मुझे चंदा वसूलने जाना है। इस साल ठीक चंदा ही नहीं मिला, वे चले गए। दूसरे आए, उनके हाथ में भी रसीद बही। बोले देखने आया था कि कोई तकलीफ तो नहीं है, अब चलता हूँ, कुछ चंदा वसूल करना है। लोगों को बुला तो लिया है पर पैसा कम इकट्ठा हुआ है। वे भी चले गए। तीसरे आए, उनके हाथ में भी रसीद बही। बोले लोग चंदा देने में बड़ी आनाकानी करते हैं, कई दिनों से दौड़ रहे हैं पर पर्याप्त चंदा ही नहीं कर पाए। चलूँ कुछ जगह और ट्राई कर लूँ।
मामला क्या है? ये मुझे रसीद बही बनाकर चंदा लेने क्यों जा रहे हैं? ये मुझे रसीद बही बताकर चंदा लेने क्यों जा रहे हैं? इन्होंने मेरे ऊपर नंबर 2 चालू कर दिया। ये पूरे पैसे नहीं देंगे। क्या करूं? ठंड होती तो कह देता कि एक प्लोवर खरीद दो। मन ने कहा क्या अच्छा हो अगर स्टेज पर मुझे मिर्गी आ जाए, मगर मिर्गी भी तो बड़े लेखकों को आती हैं, मुझ छोटे को वह भी नहीं आई। मैंने अपना फ़र्ज अदा किया। सुबह मंत्री जी आए, बड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। मैंने कहा मैं दोपहर की गाड़ी से जाऊँगा। वे कहने लगे क्या बताएं, हम तो बड़े शर्मिंदा हैं। मैं समझ गया। मैंने कहा जो कुछ भी हो मुझे दे दो, मैं घर जाऊं। उन्होंने कुछ रुपए दिए, बोले बाकी हम 8-10 दिनों में भेज देंगे। गिलानी हो रही है, लोगों ने वादा करके भी नहीं दिए। वे बड़े पेशो पेश में बैठे थे। मैंने कहा ठीक है आप जाइए। वे बोले हम बहुत लज्जित हैं आपके सामने। मैंने कहा देखिए अभी तो आपका इरादा रुपए भेजने का है, फिर आप क्यों लज्जित हैं? अगर आप अभी लज्जित हैं तो आपने अभी तय कर लिया है कि रुपए नहीं भेजेंगे। वे बोले नहीं हम पक्का भेजेंगे। मैंने कहा तो फिर लज्जित होने का कारण ही नहीं है। आगे अगर ना भेज पाएँ तो एक दिन लज्जित हो लीजिए। आप अभी लज्जित हो रहे हो तो बात ख़त्म हो जाती है, बोलिए। उन्होंने कहा नहीं अभी हम लज्जित नहीं हैं। मैंने कहा तो फिर आप जाइए, आराम कीजिए, स्वास्थ्य बड़ी चीज़ है, मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं हम आपको पहुंचाने आएंगे। मैंने कहा नहीं आपको देखकर मुझे कष्ट होगा। पूछने लगे आपको क्यों कष्ट होगा? मैंने कहा आपको देखकर फिर याद आ जाएगी कि आपने मेरे पैसे दबा लिए। वे दुखी मन से चले गए। मेरे ऊपर उनका नंबर 2 चल गया। उनका उसी वक्त लज्जित हो लेना उचित था। रुपए उन्होंने मुझे नहीं भेजे। इस नंबर 2 की चोट से मैं विफल हो गया। तभी मुझे नंबर 2 का एक सफल मौका मिला और मन अब प्रसन्न है। एक शहर में मेरे साहित्य प्रेमी मित्र आबकारी अफसर थे। आबकारी अफसर साहित्य प्रेमी हों तो साहित्य का भी विकास होता है और आबकारी का भी। उन्होंने शराब के ठेकेदारों को साहित्यिक समारोह करने के लिए प्रेरित किया। मुझे तार से रुपए मिले। मित्र का पत्र मिला कि आ जाओ और दिलाएंगे, पर समारोह के वक्त बीमार पड़ गया और वे रुपए इलाज में खर्च हो गए। कुछ दिनों बाद मित्र का तबादला हो गया। लगभग 6 महीने के बाद मुझे ठेकेदार सचिव का पत्र मिला कि मैं वे रुपए लौटा दूं। मैंने जवाब में अत्र कुशलम त्रास्तु के बाद लिखा आपके पत्र के उत्तर में इतना ही कहना है कि मेरे मित्र जल्दी ही तबादले पर वहीं आ रहे हैं। तर्क लाजवाब था। मेरा नंबर 2 चल गया। दिवाली पर मैं हिसाब लगाता हूँ कि मुझ पर कितने का नंबर 2 हुआ और मैंने कितने का नंबर 2 किया। इस साल दूसरों ने मेरे ऊपर दूसरों ने मेरे ऊपर 480 और का नंबर 2 किया और मैंने दूसरों पर 650 का। रोकड़ बाकी 170। अंकन 170 रुपये। श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय। तो इसी के साथ यह व्यंग रचना समाप्त होती है। चलिए तो हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की तरफ। मैंने जैसा कि कहा था कि इस वीडियो के अंत में आपको नापाम बम की परिभाषा मिल जाएगी। नापाम बम यह एक ज्वलनशील जेल से बना हुआ बम होता है जो बहुत बड़े पैमाने पर विनाश करता है। इस बम का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, जिससे लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे और उस समय यह कयास लगाई जा रही थी कि यह न्यूक्लियर बम से भी अधिक क्षति कर सकता है। उदीयमान अर्थात उभरता हुआ, मेधा अर्थात बुद्धि, बही अर्थात कागज की पुस्तिका, आबकारी अर्थात शराब से संबंधित। अब चलिए बात करते हैं नंबर 2 का कारोबार। साहित्य से तो आप सभी परिचित ही होंगे, तो चलिए हम बात करते हैं नंबर 2 का कारोबार क्या है।
सामान्य एवं वर्तमानकालीन परिवेश में हम नंबर 2 के कारोबार को विभिन्न रूपों में देख सकते हैं, जैसे कि कालाबाजारी, छीना झपटी की संस्कृति, जो कि आमतौर पर देखी जा सकती है। काला धन, अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री और खरीदी। लेखक के अनुसार नंबर 2 का कारोबार इन सभी स्थानों पर देखा गया है: युद्ध में, राजनीति में, धर्म में, प्रेम में, साहित्य में। और यह आप स्लाइड नंबर 3 पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, and if you liked video then please like, share and subscribe. धन्यवाद।